10th के स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज पे जाइए, उसमें इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से समझते हैं तो ही आपको आगे के टॉपिक्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी देखा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कि किस तरह से अगर दो मटेरियल्स एक दूसरे पर रब किए जाएं तो किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आएगा। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा। हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क से रिलेटेड होता है। देन हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और उसका फार्मूला I = Q/T लिखा। ठीक है, आगे हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम सर्किट सिंबल्स पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट सर्किट डायग्राम्स। उसके बाद हम ओम्स लॉ देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस। तो इन टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में आप अटेंटिव रह करके आगे का पूरा वीडियो देखिए और पूरा अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, और I = Q/T होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से निकलता है, किसी वायर की क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास होता है एक सेकेंड में, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के फ्लो होने की एसेंशियल कंडीशन होती है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि अगर वाटर का फ्लो कराना है, वाटर का फ्लो कराना है तो हाइट चाहिए। ठीक है, तो हाइट चाहिए। टेम्परेचर का फ्लो कराना है तो हीट का फ्लो कराना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। ये T1 पे हो, एक T2 पर हो, यहाँ पर हाइट H1 पर हो और ये H2 हाइट पर हो। तो वाटर के फ्लो के लिए आपको हाइट का डिफरेंस चाहिए। टेम्परेचर के फ्लो, हीट के फ्लो के लिए आपको टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। और ऐसे ही करंट के फ्लो के लिए यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जब करंट फ्लो करेगा तो किसी चीज में फ्लो होगा। किसमें फ्लो होगा? वो एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए उसको। करंट के फ्लो के लिए एक कंडक्टिंग पाथ की जरूरत होती है। ठीक है, तो बच्चों अभी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनीशन क्या होती है। तो उसके पहले मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे फ्लो करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। दो चीजें क्या चाहिए? पहला है पोटेंशियल डिफरेंस वहां होना चाहिए। ठीक है, वायर के अगर एंड्स हैं तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। या और भी चीजें हम अभी देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी सर्किट में, या सर्किट क्या है। तो और दूसरा चीज है कंडक्टिंग पाथ। इन दोनों चीजों के होना अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है। तो देखिए, ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ चाहिए जिसमें क्या हो? कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, जिसमें वायर्स हो एंड अदर रेजिस्टेंसेस, और दूसरे रेजिस्टेंसेस हो। जैसे किसी सर्किट में लाइट बल्ब है ना, बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड अ स्विच, और एक स्विच चाहिए जिससे हम उसे बल्ब को क्या कर सकें? ऑन ऑफ कर सकें। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, और एक सेल होना चाहिए जिसके दो टर्मिनल्स होंगे, उस सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, ए बैटरी अलोंग व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है, थोड़ा लंबा है। अब इसके अलावा दूसरा शॉर्ट डिफिनीशन क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ। एक ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्सेस फ्लो। इलेक्ट्रॉन किससे बहते हैं, किससे फ्लो करते हैं? एक वोल्टेज सोर्स से या एक करंट सोर्स से। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं बल्कि एक पाथ है, एक रास्ता है, एक पथ है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ इन विच
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलते हैं? वोल्टेज या करंट सोर्स से निकल करके सर्किट में फ्लो करते हैं, पूरे सर्किट में चलते हैं। तो एक आसान डिफिनीशन है। आई होप कि आपको कम से कम ये वाला भले लर्न हो या ना, ये वाला तो फटाफट लर्न हो जाएगा कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो। ठीक है। और एक और डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप। ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक सर्किट्स या तो क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ। लूप या पाथ एक ही है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ which forms a network of electrical components, जिसको जो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक नेटवर्क बनाता है, where electrons are able to flow, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए योग्य बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी डिफिनीशन आसान है। द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड पाथ और लूप। द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ which forms a network of electrical components, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का नेटवर्क बनाता है, where electrons are able to flow। ठीक है ना। तो बच्चों ये देखिए, यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है आपके सामने? इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें यहाँ पर ये आपकी सेल है। ठीक है। इस सेल का नाम है स्पेस रिच सेल। ठीक है। जस्ट जो तो एक सेल है, यहाँ एक सेल है। इस सेल के दो एंड्स होंगे, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। इसका पॉजिटिव एंड आ रहा है एक स्विच से कनेक्ट हो रहा है। किससे कनेक्ट हो रहा है? स्विच से कनेक्ट हो रहा है। यह जो स्विच है, यह स्विच या तो क्लोज होगी या तो ओपन होगी। ठीक है। और ये जो स्विच है, आगे कॉपर या एल्युमिनियम का वायर, जो वायर जा रहा है, ये वायर के से यहाँ पर बल्ब का होल्डर लगा हुआ है। बल्ब होल्डर के एक एंड से इस वायर को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ ये जो निगेटिव एंड है वायर, ये सेल का जो निगेटिव एंड है, इससे वायर एक वायर लेकर के यहाँ बल्ब होल्डर के दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये बल्ब है। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है? स्विच है, सबसे पहले देखते हैं, सेल है, स्विच है, बल्ब है और कॉपर या एल्युमिनियम का वायर है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या है? सेल, स्विच, बल्ब, कॉपर या एल्युमिनियम का वायर। ये कनेक्टिंग मीडियम है, यही पाथ है। ठीक है। ये क्या है? पाथ है। अब ये सारी चीज जो हमने पहला डिफिनीशन देखा, उसमें यह देखा है कि ये सारी चीजें जो है हमारी आवश्यक हैं। ठीक है। डिफिनीशन में हमने देखा था ना, एक स्विच होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक वायर होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। तो ये जो पहला डिफिनीशन जो हमने देखा था, उसी के हिसाब से ये हमारा एक क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। जब यह स्विच दबेगा, यानी जब यह स्विच यहाँ इससे जुड़ा होगा, तो ये पूरा पाथ क्या होगा? एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा। हमने दूसरा डिफिनीशन देखा था, उसमें देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्लोज्ड है। अभी बल्ब का सेल का एक एंड यहाँ जाके बल्ब से इस होल्डर के एक एंड से जुड़ रहा है, और सेल का दूसरा एंड यहाँ होल्डर के दूसरे एंड से जुड़ रहा है। यह पूरा अगर पाथ कनेक्टेड है, तो जब ये स्विच, यानी कि ये स्विच ऑन है, यानी ये स्विच क्लोज्ड है, तो बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। बल्ब ग्लोज या बल्ब या तो ग्लो करेगा या तो ग्लो नहीं करेगा। अब देखते हैं ये कंडीशन कब है? जब बल्ब ग्लो कर रहा है। कैसे कर रहा है हमने देखा। अब दूसरा काम, अगर ये स्विच जो है हम क्लोज की जगह ओपन कर देते, ये लीजिए, ये स्विच क्या हो गया? अभी ओपन हो गया। अब ये वाला वायर यहाँ पॉजिटिव वाला आ रहा है, यहाँ तो है, लेकिन इस होल्डर से जो ये वायर आ रहा है, इससे यहाँ से ये कनेक्ट होकर स्विच के थ्रू यहाँ पर ये दोनों एंड में एक गैप बन गया। अब देखिए, यह होल्डर के दूसरे एंड को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव से। ठीक है। सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है थ्रू कॉपर और एल्युमिनियम वायर, बट यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया। इस गैप के क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
देखिए पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, जो एरो साइन मैंने बनाया है ना, ये एरो साइन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहा है। ऐसे इस पाथ से ऐसे होकर के करंट जा करके ऐसे आकर के निगेटिव एंड पर आएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर यहाँ करंट ऐसे होकर के फिर इस डायरेक्शन में ऐसे होते हुए वापस इस तरह से करंट फ्लो होती रहेगी, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होती रहेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करेगा? यहाँ जो सेल है उसका काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर स्विच क्लोज्ड है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर स्विच ओपन है तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा और बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी बल्ब से रोशनी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यह एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो बच्चों सर्किट सिंबल्स हम क्या देख रहे हैं? सर्किट के सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। कौन कौन से हम लोग कंपोनेंट्स यूज करेंगे और उनके फंक्शन क्या है, उनके सिंबल क्या है, और हम एक रिमार्क देखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि ये कैसे क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसमें इसका मीनिंग क्या है, सिंबल्स में कुछ दिए गए हैं तो उन चीज़ों का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो वो चीज़ हम रिमार्क में देखेंगे। देखते हैं, पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वह होता है सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ को हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है और इसको दिखाने के, इलेक्ट्रिक सेल को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज होता है। यहाँ पर एक प्लस लिखते हैं, एक माइनस लिखते हैं। प्लस जो होता है वो पॉजिटिव पोल होता है, जो ग्रेटर लाइन होती है, जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव पोल होता है, और जो शॉर्टर लाइन होती है वो निगेटिव पोल को दिखाती है। ठीक है, बैटरी का एक निगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाने के लिए लॉन्गर लाइन यूज करते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को दिखाने के लिए शॉर्टर लाइन यूज करते हैं। तो पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है और जो निगेटिव होता है वो कैथोड कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं बैटरी। जैसे सेल होता है वैसे बैटरी भी होती है। बैटरी क्या होती है कि ये सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सभी कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो 3 सेल्स आर इन सीरीज। ये जो 3 सेल्स दिखाए गए हैं वो सीरीज में है। नेक्स्ट, प्लग की या स्विच, इसका क्या काम है? तीसरा जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो है प्लग की या स्विच। टू पुट करंट ऑन और ऑफ। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच यूज होता है ना, जब आप आते हो बटन दबा के स्विच ऑन, तो स्विच ऑफ। ठीक है, तो वही है। तो टू पुट करंट ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्लग की या स्विच का। तो यहाँ पर ये जो सिंबल ऐसा वाला दिखाया जा रहा है जिसमें डॉट नहीं है, बीच में डॉट नहीं है, वह है ओपन सर्किट। क्या है अभी? ओपन। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है, नो करंट फ्लोज इन द ओपन सर्किट। जैसा कि मैं अभी बल्ब वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें जब स्विच जब ऑफ था तो या स्विच ओपन थी या स्विच ऑफ था तो करंट फ्लो नहीं होता। आप भी जानते हो, अगर फैन को चलाना है तो स्विच को क्या करना होगा? ऑन, और फैन को बंद करना है तो स्विच को ऑफ। लाइट ऑन करनी है तो लाइट को जलानी है, बल्ब को ग्लो कराना है तो स्विच ऑन, और बल्ब को ग्लो नहीं कराना है, बंद करना है, दिन हो गया उजाला हो गया तो स्विच ऑफ होगा। ठीक है, इसी तरह से ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। क्लोज है तो स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगी और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं रजिस्टर। क्या चीज? रजिस्टर। इट इज यूज्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। इट इज यूज्ड टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। उसका सिंबल ये है। उसका सिंबल क्या है? ये है। जो दो एंड्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको दो टर्मिनल से, बैटरी के टर्मिनल से दो टर्मिनल होंगे, उन दोनों से क्या कर देना है? हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये रजिस्टर है। नेक्स्ट, ये जो रजिस्टर है ना, यह वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट के रूप में भी यूज होता है सर्किट में। अब कैसे यूज होगा, क्या क्या यूज होंगे, हम आगे की क्लासेस में
देखेंगे। फिलहाल वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट का भी यूज हम करते हैं टू वैरी द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के लिए, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं। तो रिमार्क यही है, क्या चीज, कि सर्किट में करंट की वैल्यू को रेगुलेट करने के लिए करंट कम चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, जैसा कि हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के ओम्स लॉ में कि V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू V अपॉन आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। अब इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी। भाई भाग देने वाली संख्या अगर बड़ी होगी तो यहाँ पर जो I मिलेगा वो छोटा मिलेगा, अगर हम जो R जो है छोटा ले रहे हैं तो हमें जो I की वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। तो करंट कम या ज्यादा मिले इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट। तो इस तरह से हम लोग सर्किट के अंदर जो करंट जा रही है, सर्किट के करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, करंट जो है उसकी वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर क्या होता है, फॉर मेजरिंग करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में या सर्किट के किसी पार्ट में, ठीक है, सर्किट के किसी पार्ट में, जैसे मान लीजिए ये एक करंट आ रही है ऐसे वायर में, इधर चली गई, इधर चली गई, यहाँ भी हम एक एमीटर लगा सकते हैं, यहाँ भी एमीटर लगा सकते हैं, यहाँ भी एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो एमीटर कहीं पे भी लगाया सकता है, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। आगे करंट जा रही है तो करंट के या तो सर्किट में या तो उसके किसी पार्ट में हमको करंट मेजर करना है तो करंट मेजरिंग डिवाइस कौन सी यूज करेंगे हम लोग, एमीटर, उसका ये सिंबल है। अब ये जो एमीटर होता है यह कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, सर्किट में जिस भी एलिमेंट में, जिस भी पार्ट में हमको वहां करंट की वैल्यू चाहिए वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसके साथ सीरीज में ले आकर के सीधे जोड़ देते हैं और हमें उस सर्किट में या उस सर्किट के पार्ट में जितनी भी करंट बह रही होगी उसकी वैल्यू हमें एम्पियर में मिलेगी। ऐसे ही 7 नंबर पर है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, जैसे यहाँ पर फॉर मेजरिंग करंट, तो वोल्ट मीटर का यूज होता है फॉर मेजरिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होगा तो हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो होता है, जो कंपोनेंट यूज होगा वो होगा वोल्ट मीटर, और इसे हम लोग दिखाते हैं V से, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स हमने देखा। नोट्स आप जब ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स साथ साथ में बना लेना चाहिए। अगर आप लॉकडाउन में हैं और वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइए, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स को बना लीजिए, सो सिंपल। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं हम लोग किसी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि सर्किट में करंट फ्लो कर रही है या नहीं, ठीक है। उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो सिंबल है ये वाला, ये सिंबल G, ठीक है। इस तरह से ये सिंबल होता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग सिर्फ इतना ही है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं। गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही एमीटर या वोल्टमीटर बनाते हैं, हम आगे क्लास 12 में देखेंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का यूज करके वोल्टमीटर या एमीटर बनाते हैं, वो अलग बात है। बट गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं हम लोग सर्किट में करंट है या नहीं इसको डिटेक्ट करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हमेशा किसी सर्किट में, किसी सर्किट एलिमेंट से साथ सीधे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यह एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। बल्ब क्या है, एक वैद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है।
जिसके लिए ये सिंबल यूज होता है। और यह लाइट का एक सोर्स है। यह क्या है? लाइट का सोर्स है। वायर ज्वाइंट, अगर वायर ज्वाइंट होगा तो वो इस तरह से यूज होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक वायर जा रहा है, इससे एक वायर ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ ले आकर के ऐसे हम लोग ऐसे अगर दिखा देंगे, यहाँ पर ये दोनों वायर क्या कर रहे हैं? दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं फिजिकली। जैसे एक वायर है और दूसरा ये वायर है, फिजिकली दोनों वायर अगर ज्वाइन हो गए, देखिए टच हो गए, तो ये कहलाएगा वायर ज्वाइंट, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये सिंबल है, देखिए ये सिंबल है। ठीक है, ऐसे एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर से जा रहा है, दोनों फिजिकली ज्वाइन किए गए, दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे वायर ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा। देखिए दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कैसे, और ये उसके ऊपर से यहाँ आकर के कर्व बनाकर कैसे आगे बढ़ा दीजिए। तो वायर क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, यह दोनों वायर क्रॉस तो कर रहे हैं पर एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, यह बात समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे थे सर्किट सिंबल्स, हमने डिटेल में समझा। अब आप इनका नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम जो ये बताता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं। बात समझ आ रही है? एक ऐसा डायग्राम जो ये बताता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो ए डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन सर्किट हैव बीन कनेक्टेड। एक डायग्राम जो हम ये सब बताता है कि कैसे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, एक दूसरे से जोड़े गए हैं। कैसे? बाय यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स को हम लोग बनाते हैं, उनके सिंबल्स का यूज करके, इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। उसे ही हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो आई होप कि आपको लर्न हो जा रहा है, बहुत आसान है। डायग्राम विच इंडिकेट्स, एक डायग्राम जो ये बताता है हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया गया है, उसे ही हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो दो सर्किट डायग्राम्स मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला सर्किट डायग्राम है और ये दूसरा सर्किट डायग्राम है। इसमें है, ये है हमारा की या स्विच। ठीक है, ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये हमारा सेल है, सेल का एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये बल्ब है। ऐसे ही ये हमारा एक स्विच है और ये हमारा एक सेल है, सेल का पॉजिटिव सेल का निगेटिव, और ये बल्ब, क्या है ये? बल्ब। तो देखिए स्विच का सिंबल ये है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। ये सेल का सिंबल है, ये बल्ब का। स्विच, सेल, बल्ब। अब समझने की बात यह है, अगर स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड है, स्विच क्लोज्ड है तो सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड लूप है, और सर्किट में पॉजिटिव यहां से करंट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी और ऐसे चलते हुए वापस चली जाएगी। तो इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो करेगी और बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ये दूसरा सर्किट डायग्राम है, इसमें स्विच देखिए क्लोज नहीं है, ये दोनों क्या है? स्विच ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये दोनों एक गैप आ गया, दोनों जुड़े नहीं है, तो स्विच ऑन नहीं है, स्विच क्लोज्ड नहीं है, स्विच क्या है? ओपन है। ठीक है, स्विच ओपन है, इसके कारण से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है ना, बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, और यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्विच ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर गैप आ गया है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर स्विच क्लोज्ड, बल्ब ग्लोज, स्विच ओपन, बल्ब डज नॉट ग्लो। फिर से एक बार, स्विच क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको यहां पर यह देखना हो
कि कितनी करंट जा रही है, तो यहाँ एक ले करके एमीटर को ऐड कर देंगे, ठीक है, एमीटर को यहाँ ले आएंगे, ऐड कर देंगे, ये देखिए कनेक्ट हो गया, तो इसका प्लस इसका माइनस, ये एमीटर, ठीक है, एमीटर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर हमें ये चाहिए कि यहां से यहां तक के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए यहां से यहां तक के बीच में ये देखना हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, याद रखिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे पैरेलल में, और हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों एंड्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरह से हमें ये देखिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं सिंबल, रेजिस्टेंस का, है ना, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बल्ब का जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम मेजर करने के लिए पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान से लर्न कीजिए कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये फिगर बना लीजिए, सर्किट डायग्राम का डिफिनीशन लिख लीजिए। बहुत आसान है कि सर्किट डायग्राम वह है जो यह हमें बताता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट किया गया है। ए डायग्राम which indicates how different components in a circuit have been connected. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ में क्या है कि according to Ohm's law, the electric current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across it, hence provided the temperature and other physical conditions remain the same. तो ओम्स लॉ के हिसाब से, according to Ohm's law, ओम के नियम के अनुसार, the electric current I flowing through a conductor, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट आई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर एक वायर है, एक कंडक्टर है, इसके एंड्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, अगर वह V है और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है I है, तो कहा जा रहा है, ओम का नियम कहता है द इलेक्ट्रिक करंट I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. उसके ends के across में जो potential difference है उसके directly proportional है, provided the temperature and other constants are same, other conditions are same. जो टेम्परेचर है या अदर फिजिकल कंडीशंस है अगर वो सेम है, तो जो करंट आई है वह वोल्टेज V या पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों बातें की है। I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा, I घटेगा तो V घटेगा, ठीक है ना, दोनों चीजें वैलिड हैं। तो या I प्रोपोर्शनल टू V लिखे या V प्रोपोर्शनल टू I। अब यह यहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। V अपॉन I कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है R, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं R, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस कांस्टेंट का नाम है R, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ओम ने क्या किया कि एक वोल्टेज डिफरेंस और करंट, यहां पर जो हम लोग इसके क्रॉस वायर के एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वह और जो करंट है वह, उन दोनों का एक ग्राफ खींचा। बात समझ में आ रही है? देखिए ग्राफ खींचने के लिए एक y एक्सिस होती है और एक x एक्सिस होती है। y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया, x एक्सिस पर करंट लिया, तो उन्हें ऐसा ग्राफ मिला। जैसे मान लो कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वह 1 वोल्ट है,
तो करंट हमें 1 एम्पियर मिल रहा है। वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट है तो करंट हमें 2 एम्पियर का मिलता है। ठीक है, या इसको ऐसे आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे, ठीक। तो यहाँ ऐसे इसी तरह से वोल्टेज की वैल्यू 3 है, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलता है। जब वोल्टेज और करंट के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में हमें ग्राफ खींचना हो, तो वोल्टेज डिफरेंस और करंट के बीच में जब एक ग्राफ खींचा गया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब हम देखते हैं, अगर इस लाइन पर, ये जो लाइन हमें जो ग्राफ वाली लाइन मिल रही है, इस लाइन पर अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें तो ये करंट का डिफरेंस मान लीजिए डेल्टा आई है और वोल्टेज का डिफरेंस डेल्टा बी है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, इस एक्सिस पर वोल्टेज डिफरेंस और इस एक्सिस पर करंट। याद रखिए एक चीज आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx, y एक्सिस पर ये ग्राफ है ना, एक लाइन का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक रेखा का समीकरण होगा y इक्वल टू mx, जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से जाती है। ओरिजिन से मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx, तो y की जगह क्या है, v, ठीक है, और इक्वल टू ये m की जगह क्या है, r, और x की जगह क्या है, i। ठीक है, r है, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू r डेल्टा i, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर v इक्वल टू आई आर है, यहां से आया ना कि v इक्वल टू आई इंटू आर, ये आई इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इक्वल टू आई आर, यहां से हम लिख सकते हैं i इक्वल टू v अपॉन आर। तो देखिए i इक्वल टू v अपॉन आर, यानी कि जो करंट है यह वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये हम लोग पढ़े ही है। ओम का नियम क्या कह रहा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका मतलब अगर वोल्टेज को दुगना करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, तो करंट भी डबल हो जाएगी। अगर वोल्टेज को आधा करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करेंगे, तो करंट भी आधी हो जाएगी। बात समझ में आनी चाहिए। अगर वोल्टेज डबल तो करंट डबल, अगर वोल्टेज आधा, हाफ किया वोल्टेज को, तो करंट भी हाफ हो जाएगी। आते हैं, यहां से हम यह भी लिख सकते हैं कि I, यहां से यह भी लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी, रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगी। बात समझ में आनी चाहिए। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगी, रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि करंट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए कि करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डिफरेंस and current I is inversely proportional to the resistance of the wire। इसके बाद एक बात ये भी समझनी है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं ओम, OHM। हमारे जो साइंटिस्ट हैं ओम ने, उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर रेजिस्टेंस का जो यूनिट यूज हुआ उसका नाम है ओम। ठीक है, और इसके लिए सिंबल हम लोग ऐसा लिखते हैं, पढ़ते ओम है, सिंबल ये यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो ध्यान समझिए, या इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अगर हम इससे R की यूनिट 1 ओम लिख दें तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका मतलब 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब ओम जो है, रेजिस्टेंस के अगर बड़े यूनिट्स देखे जाएं तो रेजिस्टेंस के बड़े यूनिट्स होते हैं किलो ओम, मेगा ओम। तो 1 किलो ओम या 1 मेगा ओम, तो 1 किलो ओम इज
10 टू दी पावर 3 ओम, यानी 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, और 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ओम, यानी 1 मेगा ओम 10 लाख ओम के बराबर है। इसी तरह से 1 मिली ओम भी हो सकता है, तो मिली ओम का मतलब है 10 की पावर -3 ओम, यानी 1/1000 ओम को हम लोग क्या कहेंगे 1 मिली ओम, और एक माइक्रो ओम उसे हम कहेंगे 10 की पावर -6 ओम। तो अब हम इस पे ओम के नियम को अच्छे से समझ गए हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ओम के जो नियम, ओम का ये जो नियम है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है जिसमें यह दिया गया है कि कोई एक सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट बह रही है, जबकि करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस उसके एंड्स के, रेजिस्टर के एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ है, और रजिस्टर से होकर के जाने वाले करंट्स की वैल्यू ऊपर दी हुई है एम्पियर में, करंट की वैल्यू एम्पियर में है, और वोल्टेज की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वोल्ट्स में है। जब वोल्टेज 1.6 वोल्ट होता है तो करंट 0.5 एम्पियर की बहती है। जब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 3.3 वोल्ट्स होता है तो करंट 1 एम्पियर, जब 6.5 वोल्ट्स तो करंट 2 एम्पियर, जब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स तो करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, और जब करंट वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 13 वोल्ट्स है तो करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है। तो अगर इसे आपको एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, ठीक है। ग्राफ पेपर लेने के बाद इस एक्सिस पर वोल्टेज डिफरेंस लिखिए इन वोल्ट्स, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, और इस एक्सिस पर आपको लिखना है करंट, इसके यूज करना है करंट इन एम्पियर, एएमपी। तो देखिए, सपोज करिए, मान लो ऐसे से आपके पास डार्क लाइंस होंगी, ऐसे ऐसे क्या होंगी आपके पास डार्क लाइंस, ठीक है, ग्राफ पेपर पर ऐसे ऐसे भी डार्क लाइंस होंगी, ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर है। तो ये 1 वोल्ट, ये करंट कितना है यहाँ पर, इस एक्सिस पर हमने करंट को हमने यहाँ पर हम वोल्ट्स ले लेते हैं तो शायद आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट्स या वोल्टेज डिफरेंस, और इस एक्सिस पर हम करंट इन एम्पियर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो करंट जब 0.5 है, वोल्टेज 1.6 है, तो वोल्टेज देखिए 1.5 1.6, वोल्टेज 1.6 है तो करंट 0.5 है, तो करंट यहाँ कहीं होगा ना 0.5, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इतने वोल्टेज डिफरेंस किसमें है वोल्ट्स में। ध्यान समझिएगा, इस एक्सिस पर मैंने वोल्टेज डिफरेंस को लिया और इस एक्सिस पर मैंने करंट को लिया है, ठीक है। तो जब वोल्टेज कितना है 1.6 है तो करंट 0.5 है, जब वोल्टेज 3.3 है, 3.3 यहाँ कहीं होगा, जब वोल्टेज 3.3 है तो करंट 1 एम्पियर है, जब वोल्टेज 6.5 है, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, 6.5 के लिए 4 5 6 6.5 यहाँ कहीं, ठीक है ना, 7 8, ठीक, 4 5 6 7 8, ठीक है ना, सॉरी 9 10, यहाँ कहीं मान लीजिए 10 आ रहा है, ठीक है, यह 9 10। तो जब वोल्टेज की वैल्यू 6.5 है तो करंट की वैल्यू 2 है, जब वोल्टेज की वैल्यू 10 है तो करंट की वैल्यू 3 है, यहाँ कहीं, ठीक है। तो देखेंगे आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ध्यान से समझिए एक बार फिर से कैसे हमने प्लॉट किया है। एक एक्सिस पर हमने
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने वोल्टेज डिफरेंस ले लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने करंट ले लिया। वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है और करंट एम्पियर में है। तो जब वोल्टेज डिफरेंस 1.6 है, वो 1.6 वोल्ट है, तो करंट 0.5 एम्पियर है। देखिए यहाँ पे 0.5 इसका 1 का आधा हुआ ना, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो वोल्टेज की वैल्यू 3.3 है, तो 3.3 यहाँ कहीं हुआ। जब वोल्टेज की वैल्यू 6.5 है तो देखिए 6 और 7 के बीच में यहाँ कहीं 6.5 है, यहाँ कहीं 6.5 है। इसके करेस्पॉन्डिंग करंट जो है वो 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 एम्पियर दिखा दिया गया, ठीक है। और जब वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट का है तो करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है। आगे हमारे पास इधर जगह नहीं दिखी, थोड़ा हम इधर करके खींचे होते तो आगे भी हम लोग 13 वोल्ट्स भी दिखा लेते, ठीक है। खैर इतने से हमारा काम चल जाएगा। आप घर पे ग्राफ पेपर पे 13 वोल्ट वाला भी दिखा लीजिएगा। तो इनको आप मिलाइएगा तो देखिए ये यहाँ से आया, यहाँ ऐसे आया, ठीक है। तो इस तरह से लगभग एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जिससे आपका ओम्स लॉ वेरीफाई भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा था आपसे कि मैं ग्राफ के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये देखिए ग्राफ का एक प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों पहला प्रॉब्लम ओम्स लॉ पर बेस्ड फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जो कि ग्राफ वाला प्रॉब्लम था। अब दूसरा प्रॉब्लम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.1 वोल्ट। सो सॉल्यूशन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी हुआ 0.1 volts. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current. I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ampere. Calculate the resistance between these 2 points. जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ना। हमने क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब V कितना है? 0.1 वोल्ट और I कितना है? 2 एम्पियर। तो डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.05 ओम। यह हो गया रेजिस्टेंस। उन दोनों एंड्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है तो आप लिखोगे द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 0.05 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है जिससे एक इलेक्ट्रिक आयरन जो आप इस्त्री करते हो, जो आप प्रेस करते हो, ठीक है, वह 3.4 एम्पियर की करंट ड्रॉ करता है। कितने सप्लाई लाइन से? 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है। तो अगला आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। कितना करंट यह आयरन ड्रॉ करेगा व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। अगर 220 वोल्ट सप्लाई लाइन की जगह अगर 110 वोल्ट सप्लाई लाइन हो तो वह कितनी करंट ड्रॉ करेगा? ध्यान समझिए, करंट I1 है 3.4 एम्पियर जबकि वोल्टेज V1 है 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहां से आएगा R इज इक्वल टू V1 अपॉन I, V1 अपॉन I1। तो V1 कितना है? तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आयरन R is equal to V1 upon I1। Ohm's law, according to Ohm's law, यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं according to Ohm's law, resistance of iron R is equal to V1 upon I1। तो V1 कितना है? 220 वोल्ट्स और I1 कितना है? 3.4 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया। अब ये कह रहा अगर वोल्टेज V2 जो है वह 110 वोल्ट्स हो
तो करंट I2 कितना होगा, यही है ना क्वेश्चन। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो I2 इक्वल टू V2 अपॉन R, क्योंकि R तो बदलेगा ना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है वायर का। तो I2 इक्वल टू V2 अपॉन R। अब V2 कितना है 110 और रेजिस्टेंस R हमने निकाला है 220 अपॉन 3.4। ये 3.4 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 110 अपॉन 220 इंटू 3.4। ठीक है, तो 110 से 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो और 3.4 में अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.7 एम्पियर। तो आप लिखोगे द इलेक्ट्रिक आयरन विल ड्रॉ a current of 1.7 ampere if it is connected to 110 volt supply line। तो इस तरह से आप आगे अपनी बुक से देख करके और सारे प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पर आधारित जो और भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखा दिया हूँ। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वह मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उसे देखिए। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया हो, पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो शायद ये कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ में ना आए, तो आप पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी देखिए, सारे वीडियोस को देखिए। ये 3rd लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पर, क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लेक्चर है। इस 3rd लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी 3 न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, सवाल लगाने आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।